Hello everyone, I am Prem Kaur Patle from KV number 1 Chinwala. Dear students, today we are going to start the new chapter Thinkers, Beliefs and Buildings. This is the fourth chapter of your first book. In this chapter, we will see about the glimpse of सांची. Okay, हम यहाँ पर सांची की एक झलक देखेंगे and we will get an information regarding sacrifices and debates. यज्ञ और जो विवाद है उनको जानने की कोशिश करेंगे. जो यज्ञों की परंपराएं थी, द sacrificial tradition, we will get some information regarding this. In this section we will know about the Rig Veda. Okay, after that we will see another section, new questions. बेटा इसमें हम लाइफ के बारे में, लोगों के क्या विचार आते हैं, आफ्टर डेथ और रीबर्थ, इस कॉन्सेप्ट को लोगों ने अपनी किस तरह से उठाया था उसको जानेंगे. आफ्टर दैट वी विल गेट सम इंफॉर्मेशन इन दैट सेक्शन विच इज़ डिबेट्स एंड डिस्कशन. आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट द हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड. बच्चों इसमें हम त्रिपिटक के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करेंगे. एंड आफ्टर दैट in last session, in the last content we will read about the message of Mahavira and the spread of Jainism. हम इस सभी कंटेंट को समझने की कोशिश करेंगे. प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है, जैसा कि चैप्टर का हेडिंग ही है थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, इसमें हम लोगों के विचारों को जानेंगे. लोगों के विचार का मतलब है कि हम फिलॉसफर्स के, दार्शनिकों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वे समाज में अपनी स्थिति को किस तरह से समझने का प्रयास कर रहे थे. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी शैल गो ऑन अ लॉन्ग जर्नी अक्रॉस 1000 years to read about philosophers and their attempts to understand the world they inhabited. We will also see how their ideas were compiled and oral or in written form. Okay. हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से स्थापत्य कला और मूर्तिकला के माध्यम से भी उनके उन विचारों की अभिव्यक्ति मिलती है. ठीक. इन स्थापत्य कलाओं में, मूर्ति कलाओं में अगर हम बात करें तो सांची के स्तूप का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है. हम इसमें स्पेशली बौद्ध धर्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. और यह भी ध्यान रखना है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई. दूसरी कई अन्य परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार बढ़ती चली आई, वाद विवाद और संवाद के माध्यम से चलती चली आई. ओके. तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, इन पूरे विचारों को, इन विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने जिन स्रोतों का इस्तेमाल किया उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों, इनका भी इस्तेमाल किया गया. उनको भौतिक साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया. द सोर्स दैट हिस्टोरियंस यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट दिस एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स include Buddhist, Jain and Brahmanical texts, as well as a large and impressive body of material remains including monuments and inscription. इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया. और उस युग की बची हुई जो सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम इमारतों में से एक थी सांची का स्तूप. प्यारे बच्चों, अब हम इस सांची के स्तूप की एक झलक कोशिश करते हैं पाने की. ये देखिए आपके सामने द ग्रेट स्तूपा एट सांची, इसका एक पिक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है. ओके. जब आप दिल्ली से भोपाल की, यानी भोपाल से दिल्ली की ओर यात्रा करेंगे तो एक पहाड़ी के ऊपर आपको ये बहुत ही खूबसूरत सा स्तूप, सांची का स्तूप आपको देखने को मिलेगा. अ ग्लिम्स ऑफ सांची. Dear students, the most wonderful ancient building in the state of Bhopal are at Sanchi Kankhera, a small village under the brow of a hill some 20 miles northeast of Bhopal. Okay, ये यहाँ भोपाल राज्य के जो प्राचीन अवशेष हैं उनमें सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं, जो भोपाल से 20 मील के उत्तर पूर्व की और एक पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है.
बेटा इसमें स्पेशली जो मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उन्होंने इसमें बड़ी दिलचस्पी दिखाई थी। और इन्होंने जो गुंबदनुमा ढांचा था, ठीक, उसके जस्ट नीचे में उसके बीचों बीच उसकी खुदाई करवाई थी। और उन्होंने कई सारे उस खोज में कई अवशेषों का निरीक्षण किया, और अवशेषों के निरीक्षण करने के बाद वो एक निष्कर्ष पे पहुंचे थे। ठीक है, उन्होंने अपने उन निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा, शाहजहां फ्रॉम शाहजहां बेगम नवाब ऑफ भोपाल। और बुक का नाम था, उनकी जो आत्मकथा थी शाहजहां बेगम की, ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, जिसको कि 1876 में HD बास्टो ने इसका अनुवाद किया था। यहाँ आपको इम्पॉर्टेंट बात ये देखनी है कि सांची के स्तूप को एग्जामाइन किसने किया, वो थे मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम। और उसका जिक्र जो है भोपाल की जो शाहजहां बेगम थी, जो वहाँ की नवाब थी 1868 टू 1901 में, उनकी आत्मकथा का क्या नाम था और उसका अनुवाद किसने किया था, ये आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट तरीके से अपने नोट्स में शामिल करना है। अ ग्लिम्स ऑफ सांची में नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, 19th सेंचुरी यूरोपियंस वर वेरी इंटरेस्टेड इन स्तूपा एट सांची। बेटा जो यूरोपियंस थे 19th सेंचुरी में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। इनफैक्ट द फ्रेंच साउथ शाहजहां बेगम्स परमिशन टू टेक अवे द ईस्टर्न गेटवे विच वॉज द बेस्ट प्रिजर्व टू बी डिस्प्लेड इन द म्यूजियम ऑफ फ्रांस। फ्रांसीसियों ने जो ईस्टर्न गेटवे था, पूर्वी तोरण द्वार, उसको शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी, और वो वहाँ पर फ्रांस के जो म्यूज़ियम था उसमें उसको प्रदर्शित करना चाहते थे। फॉर अ वाइल सम इंग्लिशमैन आल्सो वांटेड टू डू द सेम, बट फॉर्चुनेटली बोथ द फ्रेंच एंड द इंग्लिश वर सेटिस्फाइड विद केयरफुली प्रिपेयर्ड प्लास्टर कास्ट कॉपीज एंड द ओरिजिनल रिमेन्ड एट द साइट पार्ट ऑफ द भोपाल स्टेट। प्यारे बच्चों, इसी तरह अंग्रेज जो थे वो भी चाहते थे कि इसका ईस्टर्न जो गेट है वो लेकर चले जाएं, लेकिन ये हमारी बहुत ही सौभाग्यशाली रहे कि फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही ने बड़ी सावधानी से बनाई गई जो प्लास्टर की प्रतिकृति थी, ठीक है, उसी के जैसे हूबहू दिखने वाली प्रतिकृति, उससे वो सेटिस्फाई हो गए, और जो ओरिजिनल रिमेंड है वो भोपाल में ही सुरक्षित रह सका। द रूलर्स ऑफ भोपाल शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशियंट साइट। बच्चों, ये भोपाल के जो शासक थे नवाब शाहजहां बेगम और उनका जो उत्तराधिकारी थे सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने इस प्राचीन स्थल की रखरखाव के लिए भी बहुत सारा धन अनुदान में दिया। नो वंडर देन दैट जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑन सांची टू सुल्तान जहां। बेटा जॉन मार्शल भी थे जिन्होंने, आश्चर्य नहीं है इस बात को लेकर कि जॉन मार्शल ने सांची पर अपने कुछ लेख लिखे थे और उसे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित कर दिया था। जो लेख इन्होंने लिखे थे वो सुल्तान जहां को समर्पित कर दिया, और वहाँ पर एक संग्रहालय भी बनवाया। किसने? सुल्तान जहां बेगम ने वहाँ पर फंडिंग किया, एक म्यूज़ियम भी बनवाया और एक गेस्ट हाउस भी बनाया। शी फंडेड द म्यूज़ियम दैट वाज बिल्ट देयर एज वेल एज द गेस्ट हाउस वेयर ही लाइड। और वो सुल्तान जहां बेगम ने जो संग्रहालय बनाया, अतिथिशाला बनवाई, उसी अतिथिशाला में जॉन मार्शल बैठ करके अपनी पुस्तकें लिखता था। ठीक। शी आल्सो फंडेड द पब्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम। जो सुल्तान जहां थी, उन्होंने जॉन मार्शल के द्वारा जो तैयार किए गए लेख थे उसके पब्लिकेशन के लिए फंडिंग भी की थी। सो इफ द स्तूप कॉम्प्लेक्स हैज सर्वाइव्ड, इट इज़ इन नो स्मॉल measures due to wise decision and to good luck in escaping the eyes of railway contractor, builders and those looking for finds to carry away to the museums of Europe। प्यारे बच्चों, ये ऐसा नहीं है कि केवल फंडिंग मात्र कर देने से हो गया होगा। ये समय समय पर बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय जो लिए गए थे उनकी भी बड़ी भूमिका रही कि वो स्तूप का समूह जो है वो बना रहा। और इस मामले में भी सब भाग्यशाली ही रहे कि इस स्तूप पर किसी रेल के ठेकेदार की नज़र नहीं पड़ी। ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चर करने वाले, हाउस कंस्ट्रक्शन करने वाले जो लोग होते हैं उनकी नज़र नहीं पड़ी। अगर उनकी नज़र पड़ती तो शायद यहाँ का कुछ ना कुछ
मटेरियल को अपने यूज़ में ले लेते और इस तरह से वो स्तूप अपनी जगह पर नहीं दिखाई देता। यह उन लोगों से भी बचता रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालय में ले जाना चाहते थे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर, सांची इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर। द डिस्कवरी ऑफ सांची हैज़ वास्टली ट्रांसफॉर्म आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली बुद्धिज्म। बेटा, ये जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है सांची का स्तूप, और जो अर्ली बुद्धिज्म है, आरंभिक बौद्ध धर्म, उसके बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं इस सांची के स्तूप को जानने के बाद। ठीक, टुडे इट स्टैंड टेस्टिमोनी टू द सक्सेसफुल रेस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अ की आर्कियोलॉजिकल साइट बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आज यह जो जगह है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का एक जीता जागता उदाहरण है। भाई, अगर आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेहतरीन तरीके से पुरानी इमारतों की मरम्मत नहीं करता, उसको प्रिजर्व नहीं करता, उसको मेंटेनेंस नहीं करता, तो आज ये सांची का स्तूप भी हमारे सामने दिखाई नहीं देता। तो आपने इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा कि सांची के स्तूप को प्रिजर्व करने में किन किन लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा और क्या क्या चीज़ों से वो बचता चला गया। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों को किस तरह से प्लास्टर की प्रतिकृतियों से संतुष्ट कर लिया गया, किस तरह से सुल्तान जहां बेगम ने इसके लिए फंडिंग की और उसके बाद उसके पहले शाहजहां बेगम ने भी किया, किस तरह से म्यूज़ियम के लिए फंडिंग हुई, गेस्ट हाउस के लिए फंडिंग हुई, जॉन मार्शल ने जो बुक्स लिखी थी इस पर, सांची के स्तूप पर, उसके लिए फंडिंग की गई और कई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। ठीक है, और कई लोगों की नज़र इस पर वो नहीं पड़ पाई, जैसे कि रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्टर वगैरह। ठीक है, ये आपको हमने इसके पहले दिखलाया था, द ग्रेट स्तूपा एट सांची। डियर स्टूडेंट्स, नाउ विल गेट इन्फॉर्मेशन regarding sacrifices and debates. The mid first millennium BC is often regarded as a turning point in the world history. बेटा, ईसा पूर्व की जो प्रथम सहस्त्राब्दी है उसका काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस साल इस सहस्त्राब्दी में कई ऐसे महान चिंतक हुए। It saw the emergence of thinkers such as Zarathustra in Iran, Kongzi in China, Socrates, Plato, Aristotle in Yunnan, and Mahavir and Gautam Buddha among many others in India. बेटा, ईरान में जरथुस्त्र जैसे महान चिंतक हुए, चीन में खुंगसी जैसे महान चिंतक हुए, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे महान चिंतक हुए, वैसे ही भारत में महावीर और महात्मा बुद्ध जैसे कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। ठीक है, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्या करते थे? दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड कॉस्मिक ऑर्डर। वे जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करते थे, साथ ही साथ वे इंसान और जो विश्व की व्यवस्था है इनके बीच के रिश्तों को समझने की कोशिश करते थे, और जो चीज़ें इन्हें समझ में आती थी वो लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने का प्रयास करते थे। दे ट्राई टू गिव देयर नॉलेज, दे शेयर देयर नॉलेज विद द पीपल। वो बदलाने की कोशिश करते थे, वो समाज में एक सुधार लाने की भी कोशिश करते थे। एंड दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन न्यू किंगडम्स एंड सिटीज़ वर डेवलपिंग। यही वह समय था जब गंगा घाटी के में नए राज्यों का उदय हो रहा था, नए शहरों का उदय हो रहा था, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में चेंजेस आ रहे थे। ये वही समय था। एंड दिस थिंकर्स अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट एज वेल। और यही वो चिंतक थे जो अपने इन बदलते हुए हालातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, अब आप देखेंगे द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन, जो यज्ञों की परंपरा बेटा, उसमें क्या चीज़ था? देयर वर सेवरल प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस ऑफ थॉट, religious beliefs and practices, including the early Vedic tradition, okay, known from the Rig Veda, which was compiled between 1500 and 1000 BC। प्यारे बच्चों, चिंतन जो है, थिंकिंग, विचार, ये धार्मिक विश्वास और व्यवहार की जो कई धाराएं जो थी वो प्राचीन युग से चली आ रही थी। ठीक, ये जो परंपरा थी वो अर्ली वैदिक ट्रेडिशन से, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है?
अर्ली वैदिक ट्रेडिशन से, जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 BC के बीच में जो कंपाइल हुआ ऋग्वेद उससे मिलती है। ठीक है, वैसी ही एक ये प्राचीन परंपरा के रूप में देखी जाती है। द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ हाइम्स इन प्रेज ऑफ अ वेराइटी ऑफ डाइटीज। ऋग्वेद में बहुत सारे देवी देवताओं के आराधना या प्रार्थना के संबंध में उनकी स्तुतियाँ लिखी हुई है। बट स्पेशली अबाउट द अग्नि, इंद्र एंड सोम। लेकिन अग्नि, इंद्र और सोम आदि देवताओं की स्तुति का स्पेशली इसमें संग्रह किया गया है। ठीक, मैनी ऑफ दिस हाइम्स वर चैंटेड व्हेन सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड। यज्ञों के समय इन श्रोतों का उच्चारण किया जाता था, जोर जोर से बोल करके उसका उच्चारण किया जाता था। और क्या होता था कि लोग इनका उच्चारण करते थे और प्रार्थना करते थे कि उनका परिवार सुरक्षित रहे, वो स्वस्थ रहें, वो लंबी आयु वाले हों, उनके जो पशु हैं, मवेशी हैं, वो उनकी भी लंबी आयु हो, इसके लिए वो प्रार्थना करते थे। एट फर्स्ट सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म कलेक्टिवली। पहले बेटा जो यज्ञ होते थे वो कलेक्टिवली होते थे, मतलब सामूहिक रूप से होते थे। बाद में लेटर सम वर परफॉर्म्ड बाय द हेड्स ऑफ हाउस होल्ड्स फॉर द वेल बीइंग ऑफ द डोमेस्टिक यूनिट। फिर परिवार का जो मुखिया होता था वो यज्ञों को कराने लगा। आज भी आप इस तरह के कार्य को देख सकते हैं कि घर में मुखिया जो होते हैं वो इस सैक्रिफाइसेस को कंडक्ट करवाते हैं। एंड मोर एलोबरेटेड सैक्रिफाइसेस, और इससे भी बड़े बड़े यज्ञ हुए, सच एज द राजसूय यज्ञ एंड अश्वमेध, ओके, वर परफॉर्म्ड बाय चीफ एंड किंग्स। ये जो यज्ञ थे बेटा सरदार या राजा लोग करवाते थे। एंड हु डिपेंडेड ऑन ब्राह्मण प्रिस्ट टू कंडक्ट द राइचुअल। और इनके जो अनुष्ठान के लिए ये राजा महाराजा ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर करते थे। तो ये परंपरा थी, दिस वाज द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन विच वाज कंडक्टेड, ओके। ये उस समय इसको संपादित किया जाता था। एट द टाइम द न्यू क्वेश्चन अराइज, किस तरह के उनके मन में अब क्वेश्चंस आ रहे थे बेटा, तो जो हमारे पास उपनिषद थे, उन उपनिषदों में जो टेक्स्ट हमें कंटेंट मिलते हैं उसके आधार पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो देखिए। मैनी आइडियाज फाउंड इन द उपनिषद्स शो दैट पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, जो उपनिषद थे उसमें पाई गई विचारधाराओं से हमें पता चलता है कि लोग जीवन के अर्थ को समझने के लिए बड़े उत्सुक थे। दे वर आल्सो क्यूरियस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद, ठीक है, जीवन की क्या संभावना उसको जानने के लिए, एंड रीबर्थ, और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए वो काफ़ी उत्सुक थे। वाज रीबर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शन, ऐसा माना जाता है। वो ये जानना चाहते थे कि जो पुनर्जन्म है वो अतीत के कर्मों के कारण होता है। आपने सुना भी होगा कि अच्छा कर्म करो नहीं तो अगले जन्म में ऐसा होगा और वैसा, है ना। तो इस तरह की क्या विचारधाराएं पहले भी थी। तो वाकई उपनिषदों में जो हमें कंटेंट मिलते हैं उससे पता चलता है कि लोग अपनी लाइफ को जानने के लिए, अपनी लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद के जीवन को जानने की संभावना के बारे में, और रिबर्थ के बारे में जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस थे, काफ़ी उत्सुक थे। सच इशूज़ वर हॉटली डिबेटेड, और ये जो मुद्दे थे बेटा काफ़ी इसमें बहस होती थी। थिंकर्स वर कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। और जो थिंकर्स थे, ज्ञानी लोग थे, वो कहते थे, वो परम यथार्थ की प्रकृति को समझने की कोशिश करते थे और उस प्रकृति के बारे में लोगों को बताने की कोशिश करते थे। ठीक है, कि भाई जो नेचर है, प्रकृति ही है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। आज के समय को देख करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रकृति किस तरह से पूरी मानव जाति पर, पूरी जीवन शैली पर किस तरह से नियंत्रण स्थापित कर सकती है। एंड अदर आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशन आस्क्ड वेदर और नॉट देयर इवन वाज अ सिंगल अल्टीमेट रियलिटी। वैदिक परंपरा से बाहर के भी कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है कि अनेक होते हैं। ठीक है, पीपल आल्सो बिगिन स्पेकुलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। अब जो लोग थे वो भी यज्ञों के बारे में चिंतन करने लगे थे कि क्या यज्ञों की परंपरा इसी तरह से निर्वहन किया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस तरह के क्वेश्चंस अब उनके मन में आने लगे थे। एक तो लाइफ से रिलेटेड बेटा, और दूसरा नेचर को एक अल्टीमेट रियलिटी के तौर पर लोगों के सामने लेकर आ रहे थे। कौन? थिंकर्स।
In this section, we'll get an information regarding Buddhist text. Okay, debates and discussion. We get a glimpse of lively discussion and debates from Buddhist texts, which mention as many as 64 sects or schools of thought. बेटा जो उस समय के बौद्ध ग्रंथों में करीब 64 जो सेक्ट्स है, संप्रदाय हैं या चिंतन की परंपरा है, उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये इन्फॉर्मेशन की हमें कैसे मिलती है, इससे हमें पता चलता है कि किस तरह की लाइवली डिस्कशन था, जीवंत चर्चाएं और जो डिबेट हुआ उसके माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक, उस समय टीचर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, शिक्षक एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम कर अपना दर्शन, अपने विश्व के विषय की समझ को लेकर एक दूसरे से, सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। टीचर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस and trying to convince one another as well as lay persons about the validity of their philosophy or the way they understood the world. ये टीचर एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम करके लोगों को अपना उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो वर्ल्ड को लेकर के जो उनकी समझ है, दुनिया को को लेकर जो उनकी समझ है, वो सामान्य लोग से उसकी चर्चा करते थे और उस पर तर्क वितर्क होता था। ठीक है, डिबेट्स टुक प्लेस इन द कुटागार शाला। ये चर्चाएं बेटा कुटागार शालाओं में होती थी या तो ऐसे उपवनों में होती थी। कुटागार शाला क्या होता है, लिटरली मीनिंग दिया है, अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ, जो नुकीली छत वाली झोपड़ी होती है उसको कुटागार शाला कहते हैं। ठीक, यहाँ होती थी, या तो और इन ग्रूव्स वेयर ट्रैवलिंग में मेंडिकेंट्स हॉल्टेड, जहाँ पर ऐसे उपवनों में होती थी जहाँ पर ये मनीषी लोग जो हैं मेंडिकेंट्स, ये आकर के ठहरा करते थे वहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ होता था देखिए, इफ़ अ फिलासफर सक्सीडेड इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल्स, यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा देता था, ठीक है, द फॉलोअर्स ऑफ द लेटर आल्सो बिकेम हिज डिस्पेट्स, तो फिर क्या होता था कि जो उसका प्रतिद्वंदी उसके तर्कों को समझ लेता था तो फिर अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। ठीक है, तो इसलिए किसी भी संप्रदाय के समर्थन में जो है ना, समय के साथ किसी का संप्रदाय में संख्या घट जाती थी या किसी के संप्रदाय में लोगों की संख्या बढ़ जाती थी। सो सपोर्ट फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्ट कुड ग्रो एंड श्रिंक ओवर टाइम, ये समय के साथ कभी बढ़ जाते थे संख्या तो कभी कम हो जाती थी। मैनी ऑफ दिस टीचर्स इंक्लूडिंग महावीर एंड बुद्ध क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। बच्चों, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जो थे वो वेदों की प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। ठीक है, दे आल्सो एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी, सजेस्टिंग दैट मेन एंड वुमेन कुड स्ट्राइव टू अटेन लिबरेशन फ्रॉम द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन ऑफ वर्ल्डली existence. This was a marked contrast to the Brahmanical position, wherein, as we have seen, an individual's existence was thought to be determined by his or her birth in a specific caste or gender. बच्चों, उन्होंने यह भी माना था कि जो जीवन के जो दुखों से मुक्ति का प्रयास हर कोई व्यक्ति कर सकता है, खुद ही कर सकता है। सजेस्टिंग दैट, लिखा है, मेन एंड वुमेन कुड स्ट्राइव टू अटेन लिबरेशन फ्रॉम द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। ठीक है, खुद ही जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का प्रयास कर सकता है। और यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग थी। दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द ब्राह्मणिकल थॉट्स। ओके, जैसा कि हमने ब्राह्मणवाद के बारे में पहले भी देखा था कि किसी भी व्यक्ति का जो एग्जिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता था, वो स्पेसिफिक कास्ट या जेंडर पर, उसकी जाति या लिंग के आधार पर निर्धारित होता था। तो ये डिस्कशन और डिबेट के कुछ कंटेंट्स थे। आपने यहाँ पर देखा कि जाति और लिंग के आधार पर किस तरह से था और किस तरह से अलग अलग सेक्ट्स के लोग जो थे, संप्रदाय के लोग, अपने विचारों को, विश्व की समझ को, अपने फिलॉसफी को, वर्ल्ड के प्रति जो उनका नॉलेज था उसको जान करके जो अपने सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे, कुटागार शाला में कंडक्ट करते थे। और जब अगर किसी संप्रदाय के व्यक्ति को अपनी तर्क से समझा देते थे तो वो पूरा का पूरा अनुयायी उस व्यक्ति के, उसके फॉलोअर हो जाते थे जो समझा देता था। तो इस समय एक ऐसा दौर था जब लोग अपनी समझ को तेजी से समय के साथ बदलाव देख रहे थे और बदल रहे थे। ठीक,
प्यारे बच्चों, अब इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार हुए और उनको संरक्षित किए गए। हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड। ठीक है, द बुद्धा टॉट ओरली। जो बुद्ध की जो चर्चा है, शिक्षा, वो मौखिक थी बेटा। थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, मेन एंड वुमेन अटेंडेड दिस डिस्कोर्स एंड डिस्कस्ड व्हाट दे हर्ड। जो महिलाएं पुरुष इन प्रवचनों को सुनते थे, इन पर चर्चा करते थे, और बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। पहली बात यह है कि जब तक वो जीवित रहे तो उनके शिक्षाओं को कभी भी उसको लिखा नहीं गया। नन ऑफ द बुद्धा's स्पीच वर रिटन डाउन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ओके, आफ्टर हिज डेथ, इनकी मृत्यु के बाद, हिज टीचिंग्स वर कंपाइल्ड बाय हिज डिस्पल्स एट अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स और सीनियर मोंक्स ऑफ एट वैशाली। प्यारे बच्चों, उनकी मृत्यु के बाद जो उनके शिष्यों में जो ज्येष्ठ थे या ज़्यादा वरिष्ठ जो श्रमण कहलाते थे, उनकी एक सभा वैशाली में हुई। ठीक है, और यहाँ पर जो मतलब वैशाली जो है बेटा, वैशाली का एक पाली भाषा के रूप में है, और वहाँ पर उनकी सभी शिक्षाओं का संकलन किया गया। ठीक, दिस कंपाइलेशन वर नोन एज त्रिपिटक। ये बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं जिनको कंपाइल किया गया बेटा, वो त्रिपिटक कहलाई। त्रिपिटक मतलब 3 टोकरी। ठीक है, 3 टोकरियाँ उसको कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखिएगा बेटा, 3 पिटक थे। फर्स्ट था विनय पिटक, ठीक है, दूसरा था सुत्त पिटक, और तीसरा था अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, विनय नय बेटा, याद रखना, विनय नय आया ना तो नियम, उसमें क्या चीज़ था, रूल्स थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दोज हु ज्वाइन द संघ। जो संघ को ज्वाइन करेगा उससे संबंधित नियमों का संकलन था। ठीक, विनय नियम, ऐसे याद रखने के लिए आपको। द बुद्धास टीचिंग वर इंक्लूड इन सुत्त पिटक। और जो बुद्ध की शिक्षाएं थी, शिक्षा शिक्षा सुत्त, इनको दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश कीजिए। शिक्षा सुत्त, टीचिंग सुत्त पिटक में थी। एंड द अभिधम्म पिटक डेल्ट विथ फिलोसफिकल मैटर। और जो दर्शन से जुड़ा हुआ था वो था अभिधम्म पिटक। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको इससे संबंधित आप क्वेश्चन जरूर देखेंगे आपके एग्जाम्स में। ईच पिटक कंप्राइज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ थे। बाद में के युगों में जो बौद्ध विद्वान थे उन्होंने इन ग्रंथों पर भी टीकाएं लिखी थी। As Buddhism traveled in new regions such as Sri Lanka, other texts such as Dipavans and Mahavans were written containing regional histories of Buddhism। बेटा, जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला तो वहाँ पर दीपवंश और महावंश जैसे क्षेत्र विशेष में बौद्ध इतिहास को लिखा गया। ठीक है, आई एम टॉकिंग हियर अबाउट श्रीलंका। जब वहाँ फैला तो ये दीपवंश और महावंश के नाम पर यहाँ पर ये इतिहास को लिखा गया। और इनमें से कई रचनाओं में तो बुद्ध की जीवनी भी लिखी गई थी। और ये ज़्यादातर जो पुराने ग्रंथ थे वो आपको पाली लैंग्वेज में मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपको, हाँ, कि ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो थे वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे, वो पाली। वाइल लेटर कंपोजिशन आर इन संस्कृत। और बाद के युगों में उसको फिर कंपाइल किया गया संस्कृत लैंग्वेज में। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन बुद्धिज्म स्प्रेड टू ईस्ट एशिया, pilgrims such as Fayan and Wensong traveled all the way from China to India in search of text। बेटा, जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फायान और वैनसोंग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए, और ये पुस्तकें वे अपने देश में लेकर गए जहाँ विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। ठीक है, और हिंदुस्तान के जो बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए ताकि बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जा सके। और अपने साथ कई सारी बुक्स भी वो लेकर के गए हुए थे। और कई सदियों तक ये जो पांडुलिपियाँ थी वो एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। ठीक है, कई मैन्युस्क्रिप्ट्स थी बेटा जो मोनेस्ट्रीज में यहाँ पर सुरक्षित रखी गई थी, संरक्षित थी। और मॉडर्न ट्रांसलेशन हैव बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाली, संस्कृत, चाइनीज़ एंड तिब्बतन टेक्स्ट। बेटा, पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए थे। तो ये जो आपने लास्ट 2 स्लाइड्स देखी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से चाइनीज़ पिलग्रिम्स जो हमारे इंडिया में आए थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लेने, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर द मैसेज ऑफ महावीर। द बेसिक फिलॉसफी ऑफ जैन वाज
ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इन नॉर्थ इंडिया बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमान हु केम टू बी नोन एज महावीरा। ओके बेटा, जैनों के जो मूल सिद्धांत थे वो 6ठी सदी ईसा पूर्व से वर्धमान महावीर स्वामी के जन्म से पहले ही नॉर्थ इंडिया में जो था वो प्रचलित थे, चले आ रहे थे। ओके, इन द 6th century BC, according to the Jain tradition, Mahavir was preceded by 23rd other teachers और तीर्थंकर। जैन परंपरा के अनुसार जो महावीर स्वामी थे से पहले भी 23 जो टीचर्स थे, 23 शिक्षक रह चुके थे जिन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तो तीर्थंकर की लिटरली मीनिंग पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय तीर्थंकर? तो लिटरली मीनिंग दोज हु गाइड मैन एंड वीमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। ये कहता है कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। यहाँ ये आपको याद रखना है। अब आप इसमें मैसेज देखेंगे किसका? महावीर स्वामी का। उनके दर्शन को जानेंगे, फिलॉसफी को जानेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा विश्व ही प्राणवान है। ठीक है, इवन स्टोन, रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ। कहता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन है। नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, किसी जीवों के प्रति अहिंसा रखना, खासकर इंसानों के प्रति, जानवरों के प्रति, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों को न मारना चाहिए, न उनकी हत्या करनी चाहिए। जैन दर्शन का केंद्र बिंदु था। ओके, जो नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स स्पेशली टू ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स इज सेंट्रल टू जैन फिलॉसफी। ये जैन फिलॉसफी का सेंट्रल पॉइंट था। इनफैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, अहिंसा वस्तुतः जो है जैन अहिंसा के सिद्धांत से ने संपूर्ण भारतीय चिंतन को की परंपरा जो थी बेटा उसको प्रभावित किया। जैन धर्म के आधार पर जो अहिंसा का जो सिद्धांत है उसने पूरी भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया कि किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। अहिंसा को उन्होंने प्रमोट किया। अकॉर्डिंग टू जैन टीचिंग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्म। जैन मान्यता के अनुसार क्या था कि जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है वो कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, और कर्म क्या है? कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। इन्होंने कहा कि त्याग और तपस्या अगर आप करेंगे तो ये कर्म के चक्र से आप मुक्त पालेंगे। दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। और यह कब प्राप्त कर सकते हैं? जब आप संसार के त्याग कर पाएंगे तभी आपको ये मिल पाएगा। देयरफॉर मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ सल्वेशन। ये कहते हैं कि इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना चाहिए। ठीक है, और विहारों में निवास करने का एक अनिवार्य नियम भी बन गया। द एग्जिस्टेंस इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ सल्वेशन। जैन मोंक्स एंड नन्स टुक 5 vows। प्यारे बच्चों, जो जैन साधु और साध्वी होते हैं वो 5 व्रत करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला, टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, हत्या नहीं करना। सेकेंड, स्टीलिंग एंड लाइंग, चोरी नहीं करना। थर्ड, टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, झूठ नहीं बोलना। ठीक, टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, ब्रह्मचर्य के साथ साथ धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। तो आपने 5 जान लिया, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह न करना। ये जो 5 व्रत है, ये 5 vows हैं, ये जैन साधु साध्वी ये लेते हैं। द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। अब हम जानेंगे कि जैनिज्म का प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया बेटा। और बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी सारा साहित्य उसको सृजन किया, उसको निर्माण किया, बनाया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियाँ मंदिरों में और उनसे जुड़े हुए जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय हैं, उसमें उसको प्रिजर्व किया गया, सुरक्षित संरक्षित किया गया। और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई जो मूर्तियां हैं वो भारतीय महाद्वीप के कई हिस्सों में अब पाई जाती है। तो इस तरह से जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। टेक्स्ट के बेस में भी हुआ और स्कल्पचर के फॉर्म में भी हुआ, मूर्ति कला के आधार पर भी हुआ और टेक्सचुअल फॉर्म में भी हुआ।
तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से महावीर स्वामी हमारे लिए मैसेज देते हैं। 5 वॉस के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन को गेन किया, तीर्थंकर की डेफिनेशन को आपने गेन किया, उनका जो सेंट्रल टीचिंग था वो क्या था, अहिंसा था। ठीक है, इस तरह से आपने आज ये इन्फॉर्मेशन गेन की। बेटा ये 14वीं सेंचुरी की ये जैन ग्रंथ की मैन्युस्क्रिप्ट का एक पेज है, वो आपकी बुक में भी दिया है, पेज नंबर 89 में। उम्मीद है आपको आज की जो पढ़ाया वो आपको सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।